नमस्कार, मैं हूं स्मिता रिशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये खास शो योर मनी लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरीके से प्लानिंग करें। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर मोटा मुनाफा कैसे आप कमाएं, ये गुण भी हम आपको सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सकें। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है। आप यहां भी आकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं, अपना सवाल भेज सकते हैं जिसके जवाब हम आपको अपने शो के दौरान देंगे। आज हमारे शो पर आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए है मनी फ्रंट के को फाउंडर और सीईओ मोहित गंग। मोहित जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए आपका। और हमेशा से हमारे शो में एक रिवाज रहा है कि हम पहले यानी कि कॉलर्स के कॉल लेने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ जो डाउट्स होते हैं लोगों को उसको दूर कर सके, इसलिए हम छोटे छोटे टॉपिक्स उठाते हैं ताकि लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ हो पर्सनल फाइनेंस की। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंस पोर्टफोलियो अप्रोच। बहुत जरूरी है पोर्टफोलियो बनाने के लिए कि बैलेंस पोर्टफोलियो अप्रोच आपका होना चाहिए, लेकिन इसको समझे कैसे और ये होता क्या है, ये मुझे लगता है बेसिक्स कई लोगों को फिर भी क्लियर नहीं होता है, इसलिए इसको समझेंगे हम मोहित जी से। मोहित जी, बताएं जरा बैलेंस पोर्टफोलियो अप्रोच, इसको समझेंगे कैसे हम? धन्यवाद स्मिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में बुलाने के लिए। तो देखिए, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो अप्रोच को मैं दो नजरिए से देखता हूं। अगर आप इसे पूरे पोर्टफोलियो के लिहाज से देखते हैं तो आपके पास में सभी तरह की एसेट क्लासेस होनी चाहिए जो कि नॉन कोरिलेटेड हो, ताकि आपके रिटर्न्स अच्छे से डाइवर्सिफाई हो चुके। बट मुझे लगता है यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ी इसे शॉर्ट करके कि बैलेंस्ड एक्विटी पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो बैलेंस्ड एक्विटी पोर्टफोलियो वो होता है जहां पर कि आप सभी तरह के मार्केट कैपिटलाइजेशन को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सके। हर तरह की इन्वेस्टिंग प्रणाली को, यानी स्टाइल को, चाहे वो वैल्यू स्टाइल हो, ग्रोथ स्टाइल हो, उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सके। और जो अच्छे इन्वेस्टिंग फंड मैनेजर्स हैं या जो फंड हाउसेस हैं, उनका भी एक अच्छा मिश्रण आप अपने पोर्टफोलियो में बना सके। तो मेरे हिसाब से, अगर मैं इसे फिर से दोहराऊं, तो एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो वो होता है जहां पर सभी तरह के स्कीम्स, मार्केट कैपिटलाइजेशंस कवर्ड हो, अच्छे फंड हाउसेस कवर्ड हो और अच्छी इन्वेस्टिंग स्टाइल्स कवर्ड हो। इसके अलावा मैं चाहूंगी मोहित जी कि थोड़ा इतना सब कुछ आपने बताया है तो आज ये भी बता दीजिए कि आज के लिए अगर कोई चाहे कि वो बैलेंस पोर्टफोलियो बनाए तो कौन कौन से फंड्स हैं जो आज की डेट में वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? जी, तो देखिए स्मिता जी, आप अगर एक अच्छा इक्विटी बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पोर्टफोलियो में जो ओपनिंग बैट्समैन होता है, यानी एक लार्ज कैप फंड का होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बिना कोई भी पोर्टफोलियो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो वहां पर लार्ज कैप के लिहाज से मुझे एक्टिव फंड थोड़े कम पसंद है। मैं चाहूंगा कि एक पैसिव लार्ज कैप को इंक्लूड किया जाए वहां पर। और बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड मुझे काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशो कम है, ट्रैकिंग एरर कम है और फंड का परफॉर्मेंस और एयूएम भी काफी अच्छा है। तो ये हो गया आपका लार्ज कैप एलोकेशन। वहीं पर मिडिल ऑर्डर के लिए हमें चाहिए एक अच्छा मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड। तो यहाँ पर कोटक मल्टी कैप फंड को हम इंक्लूड कर सकते हैं। फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुराना नहीं है क्योंकि ये 1.5 साल पुराना ही फंड है, पर मुझे लगता है मल्टी कैप जो कैटेगरी है जिसमें कि 25% लार्ज, 25% मिड और 25% स्मॉल कैप होता ही होता है अनिवार्य रूप से, ये कैटेगरी सभी निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करनी चाहिए। तो ये हो गए हमारे दो फंड। यहीं पर तीसरा जो थोड़ा सा, अब थोड़ा रिस्क को बढ़ाते हैं पोर्टफोलियो में, अग्रेसिव करते हैं उसे, और यहाँ पर हमें एक मिड कैप फंड का शुमार करना पड़ेगा पोर्टफोलियो में। तो वहाँ काफी सारी निवेशकों के लिए चॉइसेस है। यहाँ एक्टिव और पैसिव दोनों ही अच्छी स्ट्रेटेजीज हैं। अगर एक्टिव की तरफ में जाऊं तो एक्टिव मिड कैप में मुझे प्रू आईसीआईसीआई मिड कैप, डीएसपी मिड कैप, ये फंड काफी अच्छे लगते हैं। उनको आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में एक अच्छा स्मॉल कैप फंड। अच्छा स्मॉल कैप फंड एक पिंच हिटर के जैसे होता है, अग्रेसिव जिसे बोलते हैं पोर्टफोलियो में, और ये एक लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पर आप टाटा स्मॉल कैप या प्रू आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मिक्स आपको सारे मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक अच्छा मिश्रण दे देता है पूरे पोर्टफोलियो में।
जी, तो ये है बैलेंस पोर्टफोलियो की सलाह आप सभी लोगों के लिए, खास करके उन नए लोगों के लिए जो अब पोर्टफोलियो बनाने का सोच रहे होंगे, उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा और बहुत मददगार भी साबित होगा, जिस तरीके से मोहित जी ने बैलेंस पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी है। चलिए, अब वक्त हो गया कॉलर से जुड़ने का, तो सबसे पहले कॉलर पंकज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। पंकज जी, बताएं क्या कुछ है आपका सवाल? हाँ सर, हेलो। जी पंकज जी, बताएं क्या कुछ है आपका सवाल? मैम गुड इवनिंग। आपकी शो बहुत अच्छी लगती है। पहले तो मैं ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत गाइडलाइन मिलता है मुझे, आपके शो को हमेशा देखता हूँ। शुक्रिया। हाँ पूछें मैम, सवाल एक्चुअली हमारा सवाल ये है कि हमने जो पोर्टफोलियो भेजा है वो सही है कि नहीं है, क्या वो हमें अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा? जो हमारा गोल है मैंने वो भी दिया हुआ है। दूसरा ये है कि मैम अगर उसमें कुछ चेंजेस करनी है तो मुझे उसकी थोड़ी एडवाइस चाहिए। जी, ठीक है। तो मोहित जी, पंकज जी का सवाल तो आपने सुना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका पोर्टफोलियो मैं आपको बताती हूँ। काफी सारे फंड्स इन्होंने ले रखे हैं। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है इनके पास 2000 के एलोकेशन के साथ, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक्सिस ब्लू चिप फंड है, एसबीआई ब्लू चिप फंड है, यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड है। ये सब 2-2000 के एलोकेशन के साथ है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास है, एचडीएफसी मिड कैप ऑप्ट फंड इनके पास है, और इसके अलावा एबीएसएल स्मॉल कैप फंड इनके पास है, एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास है 25-2500 के एलोकेशन के साथ। और साथ ही साथ इनके और जो अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी काफी ज्यादा हैं। अगर आप देखेंगे तो ये पीपीएफ में पैसा लगाते हैं, नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस इनके पास 10 लाख रुपए की है, एचडीएफसी टर्म प्लान है इनके पास 50 लाख की, एसबीआई लाइफ चाइल्ड प्लान भी इनके पास है 99,000 सालाना जिसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा एलआईसी इन्होंने ले रखी है जिसमें 36,000 का सालाना इन्वेस्टमेंट। तो काफी बड़ा पोर्टफोलियो, लार्ज पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो, उसके साथ जो अन्य इन्वेस्टमेंट है वो भी काफी ज्यादा है। और जो इनका सवाल है बेसिकली जो इन्होंने हमें भेजा है, पहला सवाल तो इनका यह है कि इनको रिटायरमेंट तक कितना कॉर्पस बनेगा ये जानना है, और दूसरा इनका एक सवाल है कि इनको जब रिटायर ये होते हैं, यानी कि आज से 20 साल बाद का ये सोच के चल रहे हैं, तब तक 2.5 लाख की इनकम इनको महीने की होनी चाहिए। क्या इसके लायक इनका पोर्टफोलियो है? कुछ चेंजेस हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। क्या कुछ रहेगी सलाह आपकी इनको? जी स्मिता जी, धन्यवाद। पंकज जी, देखिए आपने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सूझबूझ के साथ अपने पोर्टफोलियो को बनाया है। आपने सभी तरह के एसेट क्लासेस को इसमें शामिल करने की कोशिश की है। आपने, सबसे अच्छी बात है कि आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है, और मुझे लगता है कि जो लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं वो लक्ष्य को पाकर ही छोड़ते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो से भी मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है। सबसे मोटी बात, देखिए आपको 2.5 लाख की मंथली इनकम चाहिए रिटायर होने के बाद, आज से 20 साल के बाद। तो वो हुई सालाना 30 लाख की इनकम। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने इसमें इन्फ्लेशन को अज्यूम कर लिया और आप 30 लाख की इनकम 20 साल के बाद में चाहते हैं, साल की। तो देखिए यहाँ पर पंकज जी, मैं एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं, और सभी निवेशकों को स्मिता जी आपके माध्यम से। एक 4% विड्रॉल रूल होता है। इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं है, आसानी से आप घर बैठे कंप्यूट कर सकते हैं। अगर आप 4% हर साल विड्रॉ करते हैं अपने कॉर्पस को, और वो कॉर्पस अगर 50% इक्विटी और 50% डेट में इन्वेस्टेड है, इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है या इन्फ्लेशन के बराबर रिटर्न दे रहा है, तो ये आपके लिए 25 से 30 साल तक वो कॉर्पस चलेगा। तो उस दर के हिसाब से आपको करीब 7.5 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी रिटायरमेंट की एज पर, ताकि आप अगले 25 से 30 साल 4% वैल्यू हर साल निकाल सके, यानी 30 लाख रुपए हर साल उस कॉर्पस से निकाल सके, और वो कॉर्पस आपको करीब 30 साल तक लास्ट करेगा। ठीक है, तो 7.5 करोड़ इकट्ठा करने के लिए जो आप अभी मंथली एसआईपी कर रहे हैं 30,000 रुपए की, वो आपको 20 साल के बाद कुछ 3.6 करोड़ का कॉर्पस देगी। जो आपका अक्यूमुलेटेड कॉर्पस है ऑलरेडी, यानी जो आप 35 लाख रुपए इकट्ठा कर चुके हैं सिप के माध्यम से, और जो कुछ 6 लाख रुपए आपने टैक्स फंड में इकट्ठा कर रखे हैं, ये दोनों मिलाकर आपको एडिशनल 4 करोड़ रुपए देंगे। तो कॉर्पस जो आपको 7.5 का चाहिए वो आप पूरी तरह से मीट कर रहे हैं। कुछ 7.6 करोड़, 7.6 करोड़ आप इकट्ठा कर पाएंगे आज से 20 साल के बाद, ये दोनों चीजों को मिलाकर। तो जहां तक कॉर्पस की बात है, आप आसानी से अचीव करते हैं। इसमें मैंने पीपीएफ और आपका जो चाइल्ड प्लान और एलआईसी है उसको इंक्लूड नहीं किया है। उसे और शामिल कर ले और 8% की रेट अज्यूम कर ले ग्रोथ की, तो आपको करीब 75 लाख और वहां पर जुड़ जाएंगे आपके कॉर्पस में।
देखिए 2-3 चीजें जो आपके पोर्टफोलियो को लेकर, एक तो स्कीम बहुत ज्यादा है पंकज जी, इतनी सारी स्कीम्स की आवश्यकता नहीं है। जहां पर आपने 2-3 फ्लेक्सी कैप, 2-3 ब्लू चिप स्टॉक्स फंड ले रखे हैं, उन्हें आप कंसोलिडेट कर लीजिए। 2-2 हजार रुपए की एसआईपी करके कुछ लाभ नहीं होगा। आपका दायरा बहुत लंबा है, 20 साल का है। यहाँ पर आप एक फ्लेक्सी कैप और कोई 2 अच्छे लार्ज कैप फंड रखिए, या एक अच्छा लार्ज कैप एक्टिव रखिए, एक अच्छा लार्ज कैप पैसिव फंड रखिए। वहां पर आप बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। एक फ्लेक्सी कैप और एक मल्टी कैप रख लीजिए अगर आपको ज्यादा चाहिए तो, पर इतने सारे स्कीम्स की आवश्यकता नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बहुत लॉन्ग टर्म भी है। यहां पर आपको हाइब्रिड की भी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज डेट का जो एलोकेशन है वो आप ऑलरेडी कवर कर रहे हैं पीपीएफ और एलआईसी के द्वारा। तो आप चाहें तो हाइब्रिड फंड को भी बंद कर सकते हैं और उसकी जगह एक अग्रेसिव स्मॉल कैप फंड को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने रिटर्न्स को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। अगेन ये इसलिए क्योंकि आपका दायरा जो है वो 20 साल का है, राइट। तो ऑल इन ऑल देखिए, आपका जो स्कीम का मिक्स है, जिस तरह का आपने एलोकेशन किया है वो बहुत अच्छा है। काफी अच्छे से आपने प्लान किया है, सब कुछ काफी अच्छा है। थोड़ा सा स्कीम्स को चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट कर दीजिए, नंबर ऑफ स्कीम्स को कम कर दीजिए, और आप जिस राह पर चल रहे हैं वो परफेक्ट है, उसे कायम रखिए। आप जरूर अपने लक्ष्य को हासिल करें। जी, तो कुल मिलाकर पंकज जी आपका फंड बिल्कुल सही, लेकिन जैसा हम हर बार अपने शो में कहते हैं, अगर आप हमारा शो ध्यान से देखते हैं कि क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पर नहीं। वही बात यहाँ पर मोहित जी ने भी कही कि थोड़े फंड्स ऐसे हैं जिसमें से बाहर निकलने की जरूरत। चलिए, अब दूसरी कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सरिता गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। पूछिए सरिता जी, क्या कुछ है आपका सवाल? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक्चुअली जो मेरी एसआईपी है वो 27,000 की है मंथली। तो मुझे ये जानना है कि ये जो मेरी एसआईपी है, ये इसका फंड का जो चुनाव मैंने किया है वो सही है या नहीं। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मेरा जो ये फंड चल रहा है, ये मेरे रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट के बाद मुझे जो 2 लाख प्रति महीने की इनकम इससे प्राप्त हो पाएगी या नहीं। जी ठीक है। तो सरिता जी का पोर्टफोलियो भी काफी लंबा चौड़ा है मोहित जी। इनके पास मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड है, एसबीआई ब्लू चिप फंड है, एसबीआई इक्विटी ईएसजी फंड है, एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड है, एचडीएफसी मिड कैप फंड है, इनके पास आईसीसी प्रो वैल्यू डिस्कवरी फंड है, एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड है, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है और टाटा डिजिटल फंड है। यानी कि कुल मिलाकर बहुत सारे फंड 2-2 हजार और 2,500 हजार के एलोकेशन के साथ आपको जैसा कि दिख रहा होगा। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इनका भी लगभग गोल उसी तरीके का है जैसा पहले हमने देखा था पंकज जी का। उनको भी रिटायरमेंट के बाद 2 लाख की इनकम चाहिए। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है मोहित जी कि ये दोनों पति पत्नी हैं, तो बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग इन्होंने फ्यूचर की कर रखी है। अब क्या कुछ सलाह रहेगी इनको आपकी? जी स्मिता जी, सरिता जी, पहले तो बहुत बहुत मैं आपका अभिवादन करना चाहूंगा। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने पोर्टफोलियो को प्लान किया है और बनाया है। इनफैक्ट आप दोनों ने ही आई थिंक काबिले तारीफ है। आप एक रोल मॉडल कपल हैं जिन्होंने अच्छी तरह से अपनी फैमिली के गोल्स को चार्ट आउट किया और प्लान किया है। देखिए, जो चीज मैंने पंकज जी के लिए कही सरिता जी, वो आपके लिए भी कहूंगा। किसी भी अच्छी टीम में 11 से ज्यादा प्लेयर लेके कुछ फायदा नहीं होता है। इनफैक्ट उतने ही बहुत होते हैं, वो भी थोड़ा ज्यादा है मेरे हिसाब से। आई थिंक 6 से 8 फंड बहुत होते हैं। हर कैटेगरी, हर कैपिटलाइजेशन को आप कवर कीजिए, उतना बहुत है। लार्ज कैप, फ्लेक्सी या मल्टी, मिड, स्मॉल और कुछ 1-2 अच्छे फंड जो आपको लगता है कि आपको होने चाहिए, राइट। जहां तक आपने जो सेक्टोरल थीम्स हैं, मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में आपने 3-4 सेक्टोरल थीम्स ले रखे हैं। कुछ डिजिटल फंड, टेक फंड, इन सब की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक अच्छा फंड मैनेजर किसी भी लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में जरूर इन सेक्टर्स का चुनाव करेगा जब जब उसे लगेगा कि साइकिल फेवरेबल है। तो आप एक अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड में 20 साल तक बने रह सकते हैं। जहां तक आपके गोल्स और लक्ष्य का सवाल है, देखिए आप दोनों ने इतनी अच्छी प्लानिंग की है कि आप अच्छी तरीके से अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। अब आपकी कंप्यूटेशंस को अगर मैं बताऊं तो आपको करीब 2 लाख रुपए मंथली आवश्यकता है, जो कि 24 लाख रुपए साल का होता है। अगर मैं फिर से ट्रिनिटी फॉर्मूले को अप्लाई करूं 4% विड्रॉल रूल के हिसाब से, तो करीब 6 करोड़ की राशि आपको लगेगी रिटायरमेंट पे। अभी जो आपका सिप चल रहा है 27,000 रुपए का, वो कुछ 2 करोड़ 67 लाख रुपए आपके लिए इकट्ठा करेगा। और
जो आपका अक्यूमुलेटेड कॉर्पस है 27 लाख रुपए का, वो आपके लिए कुछ 2 करोड़ 60 लाख रुपए एडिशनल अक्यूमुलेट करेगा। तो ये दोनों मिलाकर कुछ 5 लाख 20,000 रुपए होते हैं, 5 करोड़ 20 लाख रुपए होते हैं, माफ कीजिएगा। और जो पीपीएफ, एनपीएस और एलआईसी है, वहां से एडिशनल 50 लाख रुपए आपको आ जाएंगे। तो 6 करोड़ के कॉर्पस से थोड़ा सा कम रह जाएगा आपका कॉर्पस, कुछ 570 560 के करीब आ रहा है मेरी कंप्यूटेशन के हिसाब से, जो कि आप आसानी से अचीव कर लेंगे अगर आप अपनी मंथली एसआईपी को 27,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दे, जो मुझे लगता है आपको इमीडिएटली कर देनी चाहिए। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि मेरा जो अजम्पशन है, एक्विटी पे मैंने 12% की रेट का अजम्पशन लिया है, एनुअलाइज रिटर्न, और डेट जो आपके एलोकेशन है यानी पीपीएफ, एनपीएस और एलआईसी वगैरह, उस पे मैंने 8% की दर का अनुमान लिया है। ठीक है, तो बाकी सब ठीक है। आई थिंक आपके फंड्स और बस थोड़े से कम कर दीजिए, थोड़ा सा मिक्स चेंज कर दीजिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा पैसिव फंड्स को एलोकेट कर दीजिए, एक अच्छा निफ्टी इंडेक्स फंड ले लीजिए, एक अच्छा स्मॉल कैप फंड ले लीजिए, और थोड़े से सेक्टोरल फंड्स आप कम कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। पर जो नटशेल में बात वो है कि आप दोनों ने ही बेहतरीन प्लानिंग की और आप दोनों अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने की राह पर पूरी तरह से अग्रसर हैं। तो एक बार फिर से मेरा अभिवादन आप दोनों को। जी, तो कुल मिलाकर पोर्टफोलियो बेहतरीन है, लेकिन हाँ, ज़रूरत है कुछ फंड से बाहर निकलने की और कुछ फंड में बने रहने की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि पोर्टफोलियो जो है वो पूरी तरीके से बैलेंस रहे। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आप अपने जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। और आज आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है मोहित गंग जी। तो चलिए, दूसरे कॉलर हमारे साथ इस वक्त हैं, माफ़ कीजिएगा, मेल के जरिए दूसरा सवाल हमारे पास आया है सुमित रावत जी का। ये 35 साल के हैं, 75,000 इनकी सैलरी है, लेकिन 17,000 की एसआईपी ये करते हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी 1,40,000 हो चुकी है। एक मुश्त निवेश भी है इनका मोहित जी, 35,000 का। 25 साल में 3 करोड़ का इनका लक्ष्य है। पीपीएफ में भी मंथली ये 2,000 का निवेश करते हैं, और साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में भी 2,000 का निवेश इनका है। इनका पोर्टफोलियो भी जल्दी से पढ़ के बता देती हूँ। कैनरा रिबोको इमर्जिंग इक्विटी फंड है, जिसमें 2500 का एलोकेशन है। एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड है। पराग पारिक टैक्स सेविंग फंड है। उसके बाद एडलवाइज मिड कैप फंड है इनके पास। एडलवाइज गोल्ड है इनके पास। आईसीसी प्रो नेस्डेक है इनके पास। कोटक इक्विटी है और एक्सिस मिड कैप फंड है। एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो 2500 1000 ऐसे एलोकेशन इन्होंने कर रखा है ज्यादातर। और जो इनका सवाल है वो बहुत क्लियर है कि 3 करोड़ इनको चाहिए 25 साल के बाद। क्या कुछ सलाह रहेगी इनको आपकी? जी स्मिता जी, सुमित जी, देखिए आपका पोर्टफोलियो में सबसे काबिल तारीफ बात जो ये है कि आपने अपनी मंथली सैलरी का 30% निवेश करते हैं आप हर महीने, जो कि एक बहुत अच्छा एलोकेशन है, बहुत अच्छा परसेंटेज है। बहुत कम लोग अपनी स्टार्टिंग एज में इतना एलोकेशन दे पाते हैं निवेश के लिए, और आगे चलकर ये जो हैबिट है ये आपको बहुत अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करने में मदद करेगी। अब आते हैं आपके लक्ष्य की तरफ। देखिए, जो आपने बताया है कि आपका जो करंट सिप है 17,000 रुपए का मासिक, ये 25 साल में कुछ 2 करोड़ 70 लाख के आसपास की रकम आपके लिए इकट्ठा कर लेगा, अज्यूमिंग 12% की रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बाद जो आपका अक्यूमुलेटेड कॉर्पस है उससे करीब 13.5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि, यहां पर मैं 8% का अगर अजम्पशन मान लूं तो यहां पर कुछ 22 लाख के आसपास की रकम आपके लिए इकट्ठा हो जाएगी। तीनों मिलाकर कुछ 25 साल में आप 3 करोड़ के ऊपर का अपना लक्ष्य जो है वो अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे और आप ऑल सेट हैं। पर मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाए, सैलरी बढ़ती जाए, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है उसे बनाए रखें या उसे और इंक्रीज करते रहिए, ताकि आप और बड़े लक्ष्य हासिल कर पाए आगे चलकर। जहां तक आपके पोर्टफोलियो की बात है, यहां पर मैंने एक चीज देखी है कि आपके पास में कोई लार्ज कैप फंड नहीं है, तो उसे जरूर शामिल करिए अपने पोर्टफोलियो में। आपने कुछ 2-3 अच्छे फंड ले रखे हैं। आपने एक एचडीएफसी का रिटायरमेंट सेविंग्स फंड ले रखा है, जो मुझे बहुत कम पोर्टफोलियोज में दिखता है। बहुत ही अच्छा फंड है। इनफैक्ट रिटायरमेंट तक उसे मत टच करिएगा, उसे बढ़ने दीजिएगा, और एक रिटायरमेंट के हिसाब से निवेश के लिए एक अच्छा स्कीम है। आपने एक गोल्ड फंड भी ले रखा है, उसमें ध्यान रखिएगा कि अब पूरी तरह से वो टैक्सेबल हो गया है। अब तक उसमें इंडेक्सेशन मिलता था और टैक्सेशन डेट का लगता था। तो अब अगर आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अपना फोलियो चेंज कर लीजिए और नए फोलियो में निवेश करिए उसी स्कीम के अंदर में, तो आपको बेनिफिट रहेगा टैक्सेशन का। अदरवाइज पोर्टफोलियो आपका अच्छा है, एक लार्ज कैप फंड शामिल करिए और हो सके तो स्मॉल कैप को भी इंक्लूड करिए।
जी, तो सुमित जी का पोर्टफोलियो बेहद अच्छा, लेकिन जरूरत बस थोड़ी सी चेंजेस की है। लार्ज कैप और स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करिए और फिर जो आपने चाहा है, जो आपका गोल है, उससे आप अचीव करिए। चलिए, इसी के साथ अब वक्त हो गया टॉप 4 फंड्स का। तो मोहित जी, आज के टॉप 4 फंड्स क्या हैं आपके? स्मिता जी, जैसा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था, जो मेरी पसंद है लार्ज कैप में, मुझे पैसिव फंड ही पसंद है। तो वहां पर मुझे बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड काफी पसंद है, क्योंकि उनका एक्सपेंस रेशियो कम है और एयूएम काफी अच्छा है, तो वो फंड मुझे अच्छा लगता है। मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप मेरी चॉइस रहेगी। अगेन यहाँ पर आपको मिड, स्मॉल और लार्ज तीनों का एलोकेशन मिलता है और एक लंबी अवधि के हिसाब से ये अच्छा एलोकेशन है। स्मॉल कैप में प्रू आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड, मुझे ये फंड इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ एयूएम थोड़ा कम है। आप देखिए, जो बहुत अच्छे स्मॉल कैप फंड्स हैं, उनका एयूएम अब 10, 15, 20 हजार करोड़ के पास पहुंच रहा है। तो अभी भी एक कम एयूएम के साथ में ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये मुझे अच्छा लगता है। मिड कैप में थोड़ी अलग चॉइस है, ईडलवाइज मिड कैप, थोड़ा अग्रेसिव मिड कैप एलोकेशन रखते हैं, एयूएम भी छोटा है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है, तो यहाँ पर ईडलवाइज मिड कैप मेरी चौथी चॉइस है। जी, तो बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, कोटक मल्टी कैप फंड, एडलवाइस मिड कैप फंड और प्रो आईसीसी स्मॉल कैप फंड, ये सजेशंस हैं आज के मोहित जी के। और जो भी नए पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान रहता है कि वो पोर्टफोलियो में इन्हें शामिल कर लेते हैं और तुरंत यहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो पहले से करते आ रहे हैं वो भी अपने हिसाब से और अपने सहूलियत के हिसाब से इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और करने के साथ ही काफी मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया मोहित जी हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए और तमाम सवाल के जवाब देने के लिए आपका। और इसी के साथ योर मनी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार सीएनबीसी आवाज पर जारी है।